ये सेशन एक रखा था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग के एक स्टॉक मार्केट के ऊपर एक सेशन होना चाहिए, एक अवेयरनेस के लिए। एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में होता क्या क्या है, किस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर कैसे चूज़ करते हैं, स्टॉक मार्केट के रिटर्न क्या हैं, रिस्क क्या हैं। तो इसके लिए एक सेशन काफ़ी अर्से से हम प्लान कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने एक सेशन उसके लिए रखा है और उसमें हम लोगों ने गेस्ट एक बुलाए हुए हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज़ शुएब याकूब। आई एम ACCA मेंबर एंड CFA चार्टर होल्डर और आई एम वर्किंग इन अ बैंक, मिज़ान बैंक में मैं ट्रेजरी में काम करता हूँ। आई एम यूनिट हेड देयर और इसके अलावा मैं पढ़ाता भी हूँ। आई एम टीचिंग ACCA, CA एंड CFA। और काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। वो टिपिकल एक्सपर्ट गुरु तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है जिसमें हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आई थिंक ये स्पेसिफिक किसी का इशू होगा। गाइस अगर आवाज़ नहीं आएगी तो आपने प्लीज़ कमेंट में बता देना वहाँ पर। अच्छा, अब हमने उसके लिए शिरोज़ को बुलाया यहाँ पर। शिरोज़ इज़ माई स्टूडेंट, बट वो एक स्टूडेंट वाले लेवल से माशाल्लाह ये बहुत आगे निकल चुके हैं। इनका मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। ही इज़ ACCA, ही इज़ आल्सो CFA और माशाल्लाह से एक फ़ंड के लिए काम करते रहे हैं। कोई अराउंड कोई 5 बिलियन रुपीज़ के करीब इन्होंने एक वो फंड था जिसको ये मैनेज करते रहे हैं। माशाल्लाह से ही इज़ रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इनको कह सकते हैं। इनका अगर मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँ तो आप ये समझ लें, अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट को देखा है तो 2017 के अंदर हमारा इंडेक्स एवर हाईएस्ट गया था कोई 53,000 के पास। तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, राइजिंग ट्रेंड के ऊपर थी, सब अच्छा लग रहा था। तो मेरी एक दिन बात हुई शिरोज से। हम लोग एक दूसरे को आई थिंक 2013 से जानते हैं। मैंने इससे पूछा कि यार क्या लगता है आपको स्टॉक मार्केट, कोई कोई कह रहा है 60,000 इंडेक्स चला जाएगा। मैं डिस्कस करता हूँ बाय द वे इंडेक्स क्या होता है। कोई कह रहा है कि 70,000 इंडेक्स चला जाएगा, क्या लगता है। तो शिरोज ने मुझे कहा कि सर ये इंडेक्स यहाँ पर ना नीचे आने लगा है, आप अपना पैसा सारा निकाल लें, पैसा निकाल लें और डॉलर में पैसा इन्वेस्ट कर दें। मैंने कहा यार डॉलर में इन्वेस्ट कर दूं, डॉलर तो पिछले 4 साल से 105 रुपए पे है। हम अगर डॉलर में इन्वेस्ट कर देंगे तो पिछले 4 साल से डॉलर हिला ही नहीं है, मुझे क्या फायदा होगा। इंडेक्स पिछले 4 साल में कोई 19,000 से चला गया 53,000 के ऊपर। स्टॉक मार्केट कुछ स्काई रॉकेटिंग थी, लेकिन इसने मुझे फोर्स किया और फोर्स करके मेरा पैसा निकाल दिया। खुद भी इसने पैसा निकाल लिया, मेरा पैसा भी निकाल लिया सरप्राइजिंगली। अच्छा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, इसके लिए तो नहीं था, जाहिर है इसने तो ये तो कर रहा था। सरप्राइजिंगली स्टॉक मार्केट 53,000 से नीचे गिरना शुरू। 53,000 से गिरी, कुछ 40,000 की रेंज में आई, ऊपर नीचे होती रही, फिर 30s की रेंज में आई, ऊपर नीचे होती रही और आपने देखा वो 28,000 के करीब वो नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि इसने फोरकास्ट कर लिया था कि क्या होने वाला है और इसने अपना पैसा उठाकर डॉलर में लगा दिया था। आल्दो बहुत सारे क्या कहते हैं मुफ्ती हजरात ने फतवा दिया था, लेकिन बाद में दिया था आपने पहले पैसा लगाया था। तो खैर माशाल्लाह से इन्होंने 105 से पैसा कमाया। आपको बताइए 160 170 तक भी गया, 169 तक भी गया है डॉलर। तो मसला पैसा कमाने के नहीं है, मसला प्रेडिक्शन में कितने ये ठीक थे। दूसरा इनके इंट्रोडक्शन के लिए एक और मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ। शिरोज एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इनको एक सीमेंट कंपनी ने बुलाया और सीमेंट कंपनी ने इनको कहा कि हम ना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और 2017 की आई थिंक बात थी कि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं जी, आप हमारी हेल्प करें। अच्छा वो जो 4 साल थे ना, 2013, 14, 15 और 16 और 17, 5 साल, इन 5 सालों में सीमेंट ने, पाकिस्तान में सीमेंट मार्केट ने कोई बेतहाशा रिटर्न कमाया, बहुत ज्यादा रिटर्न अर्न किया। तो सीमेंट कंपनी सब एक्सपेंशन का सोच रही थी। मुझे याद है मेपल, DG सीमेंट और बाकी सब सीमेंट, पायनियर, सब एक्सपेंशन का सोच रही थी। इनको वन ऑफ द कंपनी ने इनको भी बुलाया। तो इन्होंने उस कंपनी को कहा कि आप एक्सपेंशन मत करें, ये टाइम नहीं है एक्सपेंशन करने का। अच्छा मेरे ख्याल में सीमेंट कंपनी ने आई थिंक इनका आइडिया बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये गलत है, हम तो एक्सपेंशन करेंगे ब्ला ब्ला। और वुड यू बिलीव 2017 के बाद से सीमेंट कंपनी को ऐसा कोई उनका हाल खराब हुआ है, इतना कोई बुरे हालात स्टार्ट हुए हैं। कोई भी यू कैन नेम द कंपनी, वो अपनी वैल्यू से 50% बल्कि उससे ज्यादा परसेंट वो अपनी वैल्यू लूज कर चुके हैं। और जितने एक्सपेंशन के प्लान थे सब सीमेंट, सब वो सब के सब शेल्फ हो गए। तो दो प्रेडिक्शन है इनके बारे में।
although he is my student, but माशाल्लाह से काम में, स्टॉक एक्सचेंज के काम में और कैलिबर के काम में माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ही काम कर रहे हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। और अब माशाल्लाह से ये अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, तो हम आगे चल के इनसे वो प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूछेंगे। जी शिरोज, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। देखिए शिरोज, मैं आपसे क्वेश्चंस की तरह स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह से इस सेशन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो शिरोज, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जितने हमारे दोस्त हैं, सब स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एक मैं आपसे जनरल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का पूछूंगा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में है क्या, कितने इंडेक्सेस हैं, एक जनरल, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे स्पेसिफिक डिटेल नहीं हम वो शेयर कर रहे। फिर इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, एक बड़ा एक फेमस इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और एक जनरल ओवरव्यू दें पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। अच्छा, चलें, तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन क्वाइट बेसिक टर्म्स इज बेसिकली एक एक्सचेंज होता है जहां पे सिक्योरिटीज ट्रेड करती हैं। सिक्योरिटी से माने शेयर्स ट्रेड करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनी के शेयर्स भी ट्रेड नहीं करते, दो तीन और चीजें भी होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। देयर कॉल्ड डेरिवेटिव्स, देयर आल्सो बॉन्ड्स। लेकिन पाकिस्तान के हद तक जो प्राइमरी यहाँ पे मोड ऑफ जो एक्सचेंज पे चीज ट्रेड होती है वो शेयर्स है। ठीक है। अब शेयर्स की जो वैल्यू को ट्रैक करता है ना, अब क्योंकि आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि आप देख सको कि यार ऑन एन एवरेज बेसिस क्या मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। उसके लिए मैकेनिज्म डिजाइन है जिसको कहते हैं स्टॉक इंडेक्स, जिसका आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, 2 3 4 लोगों को आ रहा है। आई थिंक कुछ लोगों को तो क्लियर है। नहीं क्लियर है, ठीक है, ओके, नेवर माइंड। अच्छा, तो स्टॉक इंडेक्स बेसिकली इज अ वे कि आप वैल्यू को ट्रैक कर सके डिफरेंट शेयर्स की। अब ये बनता है किस तरह इंडेक्स? इंडेक्स इस तरह बनता है कि अगर अज्यूम करें कि हम पाकिस्तान की टॉप की 100 कंपनीज उठा लें एंड फॉर जस्ट अजम्पशन से अज्यूम करें कि उनके 1000 शेयर हैं या 100 शेयर हैं और 100 हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1000 पॉइंट्स डे 1 पे। अब उस डे अब जैसे जैसे शेयर्स ऊपर नीचे जाते रहेंगे, इंडेक्स उसी तरह ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा वेटेड एवरेज की बेस पे। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर लेट्स से वो जो KSE 100 इंडेक्स है, 100 कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाती है, उनको हम क्लब कर लेते हैं और फिर वो उसको हम रेफर कर देते हैं किसी नंबर के साथ रेफर कर दें। ठीक है। लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का कि 1000 इंडेक्स। लेट्स से वो शेयर्स की वैल्यू शायद 1 करोड़ बनती हो, 1 अरब बनती हो किसी जमाने में, उसको हमने इक्वल कर दिया 1000 पॉइंट्स के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उन शेयर्स की वैल्यू डेली चेंज होती रहती है ट्रेडिंग की बेस के ऊपर। अब अगर ऑन एवरेज बेसिस पे वो शेयर ऊपर चले जाएं तो वो इंडेक्स तो जो 1000 का पॉइंट है वो 1000 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर वो नीचे आ जाए तो 1000 से नीचे होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप वैल्यू ट्रैक कर सकते हो कि किस तरह स्टॉक रिटर्न चेंज हो रहा है या स्टॉक मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है पूरे पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर। तो जब आप अखबार में देखते हैं कि बाजार आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 300 पॉइंट ऊपर थी, इसका मतलब है कि ऑन एवरेज बेसिस आज जो जनरली कंपनीज थी उनके शेयर प्राइसेस ऊपर थी। ठीक है। और अगर लेट्स से वो हमें टिपिकल एक वर्डिंग यूज करते हैं, लाओ माल, दैट इज वो क्या होता है? मार्केट उस दिन ऊपर गई है। हाँ, वो जब जिस दिन बाजार लेट से 5% ऊपर चली गई, जो कि काफी ज्यादा पॉइंट्स होंगे, आप अंदाजा लगा लें 40,000 की अगर लेट से मार्केट हो और उस पर 5% हो तो दैट्स लाइक तकरीबन 2000 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो फिर लाओ माल। तो और उसको हम अंग्रेजी में बुलिश कहते हैं ना? अंग्रेजी में हम उसको बुलिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो हम उसे बेरिश कहेंगे या मंदी कहेंगे पाकिस्तान में। मंदी कहेंगे, ठीक है। और अच्छा, जिस दिन स्टॉक मार्केट नीचे जाती है उसका मतलब है ज्यादातर शेयर्स जो होते हैं वो उस दिन नीचे गए, उनकी वैल्यू नीचे गए। लेकिन जरूरी नहीं है सारे शेयर्स नीचे गए हों। जो आप लोग को एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, ये एक वेटेड एवरेज बेसिस होती है। हो सकता है उस दिन कुछ शेयर 10% ऊपर भी हो। अच्छा, कुछ शेयर्स ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ शेयर नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी नीचे गई है तो इंडेक्स नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने पूछनी थी कि समटाइम ऐसा होता है कि
कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, कुछ कंपनीज ऊपर हैं, ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अक्सर ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ऊपर हैं लेकिन स्टॉक मार्केट फिर भी नीचे होती है। ये पाकिस्तान में बड़ा ऑब्जर्व किया, ये क्या चक्कर होता है? अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने बताया था ना आपको ये वेटेड एवरेज है, तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज क्योंकि उनका बिजनेस इतना बड़ा होता है, उनका इंडेक्स में वेट ही बहुत ज्यादा होता है सिंस उनकी मार्केट वैल्यूज बहुत ज्यादा है। सो पाकिस्तान में ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जो कि बाकी सारे सेक्टर से बहुत बड़े हैं, एक्चुअली 3 सेक्टर कर लें जो कि बाकी सारे सेक्टर से बहुत बड़े हैं, और वो 3 हैं आपका ऑयल एंड गैस, जिसमें बहुत बड़ी कंपनीज जैसे OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इनके प्रॉफिट्स 30-30 अरब के होते हैं। क्वाइट नेचुरली जब इतनी बड़ी कंपनी होगी तो उसका इंडेक्स में वेट भी बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह, और सेकेंडली बैंक्स में हबीब बैंक, अपना बैंक अल्फला, MCB बैंक, इवन मिजान बैंक, ये काफी बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। इनकी शेयर प्राइसेस की चेंज की वजह से, क्योंकि इनका वेट इतना ज्यादा है कि मार्केट ऊपर नीचे जाने लग जाती है। और तीसरा सबको पता ही है, सीमेंट्स है। तो जब ये सेक्टर्स हिलते हैं तो इनका मार्केट पे क्योंकि वेट की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सारी मार्केट नीचे हो, लेकिन क्योंकि ये ऊपर थे तो इंडेक्स ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज होगा। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दो मेनली, ये 2 या 3 सेक्टर हैं, ये अगर मूव कर गए तो इट विल सेट द ट्यून, इट विल सेट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। इट विल सेट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है। अच्छा, ये गाइस मैं एक दोबारा सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबको वॉइस इशू तो नहीं है ना? आवाज सबको आ रही है ना? अगर मेजोरिटी बता देंगे तो जरा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, एक छोटा सवाल आई थिंक अभी किसी ने पूछा था कि वो 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी, ऐसा कुछ नहीं होता। द इंडेक्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एक आर्बिट्रेरी नंबर है। ये जब इनिशियली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना था तो उन्होंने 1000 के इक्वल कर दिया था या 100 के इक्वल कर दिया होगा, और उससे चेंज ट्रैक हो रहा है। तो बेसिकली इट डज नॉट रिप्रेजेंट रुपी इन एनी और डॉलर और एनी अदर करेंसी इन एनी सॉर्ट वे ऑफ टर्म। अगर वैसे भी 1 रुपए के इक्वल इंडेक्स हुआ तो 33,000 का मतलब क्या हो गया? 33,000 कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक बड़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट्स से मैं एक लेमैन हूँ और मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा? मैं किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा? मैं सबसे पहला पॉइंट, हर बंदा तो नहीं जानता ना कि शुएब याकूब कौन है, शेरोज कौन है, तो वो किस तरह से, एक आम बंदा किस तरह से इन्वेस्ट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक आम आदमी को अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसका मैं प्रोसेस जरा बेसिक टर्म से समझा देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। जैसे नंबर 1, आपको 18 की एज से ऊपर होना पड़ता है, ठीक है, और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीजें, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना एक स्टॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के पास क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज ये आप ब्रोकर के अलावा कर नहीं सकते। यू हैव टू गो थ्रू अ ब्रोकर हु विल परचेज दीज शेयर्स फॉर यू। वो ब्रोकर, आप जब आप उसके पास अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक वो टर्मिनल का एक्सेस देगा, जिसके थ्रू आप फिर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक टर्म्स। अच्छा, इसका मतलब है बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अगर लेट्स से कोई स्टूडेंट है, वो 18 एज का नहीं है और वो ओपन करना चाहता है, तो आई थिंक वो फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट पे ट्रेड कर इसमें भी कोई इतना इशू नहीं होता। आप अगर लेट से अपने नाम पे नहीं खुलवाना चाहते और आपके पैसे सारे आपके माँ पापा के हैं, तो इसका आसान हल ये है कि आप उनके नाम पे अकाउंट खुलवा के खुद मैनेज कर लें। इसमें कोई इसमें मामा पापा पे डिपेंड करता है वो आप पे कितना ट्रस्ट करते हाँ, वो आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। हैं। आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का देखें, कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता। ये आप 5,000 से भी खुलवा सकते हैं, 10,000 से भी खुलवा सकते हैं, 20,000 से भी खुलवा सकते हैं, 20 लाख से भी खुलवा सकते हैं। ऐसा ये कोई आई थिंक कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो हाँ, 5,000 से अकाउंट ओपन कर देते हैं, कुछ ज्यादा डिमांड करते हैं, तो वो ब्रोकर वाइज ये वेरी करता है, वरना मिनिमम आई थिंक 5,000 से अकाउंट ओपन हो जाता है। 5,000 से अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए, ब्रोकर आपसे किस तरह कमाता है? ब्रोकर ने आपसे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कमाना है। उसके लिए इररेलेवेंट है कि आप कितनी क्या कहते हैं, नुकसान कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं। वो नुकसान पे भी कमाएगा, वो आपके प्रॉफिट पे भी कमाएगा। ट्रांजैक्शन एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा। इसलिए कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि हम अकाउंट खुलवाने की अगर खुवारी कर रहे हैं तो हमें कुछ फायदा भी है। ब्रोकर्स 5,000 से भी खुलवा लेते हैं अकाउंट, इतना इशू नहीं होता। आई थिंक इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, जिस तरह हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आप बैंक में अकाउंट तो 1,000 रुपए से भी ओपन कर लेते हैं, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होती।
अगर वो आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े होंगे तो ब्रांच मैनेजर जितनी आपको इंपॉर्टेंस देता है ना, तो सेम आई थिंक यहाँ पर भी वही सीन है। तो अच्छा, अकाउंट ओपन करना है, आपने बैंक अकाउंट है मेरे पास और लेट्स से आईडी कार्ड भी बना हुआ है, तो मैं ब्रोकर से कांटेक्ट करूंगा और मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने ब्रोकर गूगल करते हैं तो ब्रोकर ढेर सारे आ जाते हैं, ढेर सारे ब्रोकर हैं, कुछ छोटे ब्रोकर हैं, कुछ बड़े ब्रोकर हैं, कुछ का नेम हमने न्यूज पे भी सुना हुआ है, कुछ का नेम हमने दोस्तों से भी सुना हुआ है। एक क्या कॉमन क्राइटेरिया होगा कि हम अच्छे वाला एक ब्रोकर चूज कर लें कि यार ये ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है, ये पैसे लेके नहीं भागेगा। जैसा हम ट्रस्टवर्दी बैंक चूज करते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, हम ब्रोकर कैसे चूज कर सकते हैं? देखिए, आपने बैंक का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। आप कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं? जो बैंक बड़ा हो, जिसके पास डिपॉजिट ज्यादा हो, जो मशहूर हो, सेम सर्विसेज अच्छी दे। बेसिकली वो जो जितना बड़ा फाइडुशियरी होगा उसको इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, बिकॉज वो सिर्फ आपका पैसा नहीं मैनेज कर रहा होगा, उस बहुत ज्यादा लोगों का पैसा मैनेज कर रहा होगा। सेम फिर ब्रोकरेज में इन माय ओपिनियन आपको कभी भी छोटे जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। उसका एक नुकसान काफी ज्यादा होता है, मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में कोई 100 प्लस ब्रोकर्स है, एक जमाने में 200 प्लस ब्रोकर्स भी थे, अब काफी रीसेंट मार्केट की वजह से थोड़े हो गए हैं, लेकिन 100 ये मेजॉरिटी ब्रोकर जो है 100 में से है ना, ये छोटे हाउस होल्ड ब्रोकर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे रेंटेड ऑफिस में काम कर रहे हैं और अपने दोस्तों यारों के अकाउंट्स मैनेज करते हैं। इसके नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो छोटे ब्रोकर्स का एक इशू होता है, वो आपको ऑनलाइन टर्मिनल नहीं दे सकते, विच जो कि मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी में अगर किसी के पास ऑनलाइन टर्मिनल नहीं है तो अच्छा, आपको फोन करना होता है ना? हाँ, आपको फोन करना होता है, आपको फोन करके ऑर्डर कराना होता है। एक तो नंबर 1 ये बहुत है पैसे इन्वेस्ट करने का, आप टाइमली नहीं कर सकते। नंबर 2, ये डिसीजन मेकिंग का एक फर्दर स्टेप ऐड कर देता है। आप एक शेयर अगर आपने अभी लेना है तो आपको पहले कॉल करनी है, इंतजार करना है कि वो अगर बिजी है तो नंबर बिजी ना हो, वो दूसरी कॉल अटेंड कर ले, फिर आप ना ऑर्डर प्लेस करें, तो मतलब दिस हैसल है ये। और नंबर 2 जो ज्यादा बड़ा नुकसान है छोटे ब्रोकर्स का, वो ये है कि पाकिस्तान के केस में, और अब ये बहुत मुश्किल है होना, जिसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ, लेकिन पास्ट में फ्रॉड भी हो चुके हैं लोगों के साथ, एंड फ्रॉड्स बाय गारंटी छोटे ब्रोकर्स करते हैं। जाहिर बात है, छोटे ब्रोकर अपनी पोजीशन शायद पूरी नहीं कर पाते होंगे, फिडुशियरी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते होंगे, ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते, चोरी का क्या कह सकते हैं, आपको हजार रीजन हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो पैसा लूज किया ना उसके अंदर। तो लोगों ने पैसा छोटे ब्रोकर में लूज किया। बड़ा ब्रोकर पाकिस्तान में कभी आज तक, जिस तरह कभी बड़ा बैंक आज तक पैसे लेके नहीं भागा, तो बड़ा ब्रोकर भी पैसे लेके नहीं भाग सकता। तो हम कह सकते हैं, अगर हम वो लिस्ट एक बनाना चाहें कि ब्रोकर चूज करने में, कि एक तो बड़ा नाम चूज करें और फिर वो देखें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या दे रहा है, ऑनलाइन टर्मिनल दे रहा है ये देखें। और मेरे ख्याल बिगनर्स को तो शायद ऐसा ब्रोकरेज फी इतना इम्पोर्टेंट, आप लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए ब्रोकरेज फी नॉट, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स 0.01% होती है पर ट्रांजैक्शन, वो 0.05% तक चली जाती है। आई डोंट थिंक आपको इतनी टेंशन लेनी चाहिए, अनलेस आपने लाइक रोज टर्मिनल का भी मैं बता देता हूँ। देखिए, हर ब्रोकर जो है ना, वो जो बड़े ब्रोकर हैं एटलीस्ट, उन्होंने अपने ऑरेकल के थ्रू टर्मिनल ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं, मोस्टली सबके सेम है। उस सिस्टम के थ्रू आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इवन लेवरेज भी ले सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ले सकते हैं आप, लेवरेज भी ले सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रोकरेज के नाम भी बता देता हूँ जो पाकिस्तान में बड़े ब्रोकर्स हैं। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज, ठीक है, जहांगीर सिद्दीकी सिक्योरिटीज, एकेडी, बीएमए, एलिक्सर सिक्योरिटीज, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, ये फौज आर्मी की है बाय द वे, तो ये तो आपको पता है कभी पैसे लेके नहीं भाग सकते। तो रफी सिक्योरिटीज नहीं सर, ऐसा ये बहुत छोटी फर्म है कोई, यही 5-6 ही है बड़ी। आपको बेसिकली जेएस ग्लोबल, वही जेएस सिक्योरिटीज, जहांगीर सिद्दीकी ना, जहांगीर सिद्दीकी जेएस, तो आप इन्हीं 4-5 पे खुलवा लें, 2 जगह अकाउंट खुलवा लें, 1 जगह अकाउंट खुलवा लें, एंड नई अजीब भी बहुत छोटा है। ये 4-5 जो मैंने आपको बताए, ये सारे बड़े सिक्योरिटी के नाम। देखिए, हम किसी भी ब्रोकर को इंडोर्स नहीं कर रहे, हम आपको बस बता रहे हैं, जिस तरह आप लोग अकाउंट ओपन करने के लिए बड़े बैंक में जाते हैं ना, ताकि वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपको दे सके, और इसी तरह एग्जैक्टली ब्रोकर भी अच्छा चूज करना चाहिए। छोटा ब्रोकर चूज करेंगे, मसला कोई नहीं है, मसला आएगा आपको सर्विस में, और मसला आएगा जब आपका पैसा, खुदा ना खास्ता आपका पैसा लेकर वो गायब हो गया। एग्जांपल्स हैं, तभी तो SECP इतना एक्टिव है इन चीजों को देखने के लिए, कंपनी को स्क्रूटनाइज कर रहा है, ब्रोकर्स को स्क्रूटनाइज करता है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखें,
वो ये वही वाली बात है ना, आप अपने किसी दोस्त को उधार दे दें और उसके बाद आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, यार ये मेरा दोस्त पैसे नहीं दे रहा, गवर्नमेंट फ्री है। तो ये तो आपने भी कुछ स्क्रूटनी करनी है ना, उसके लिए किसी अच्छे ब्रोकर में, बड़े ब्रोकर में आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैं आपके ब्रोकर का कोई ये नहीं कह रहा कि छोटा है या बड़ा है। आपने जो आप कह रहे हैं रफी सिक्योरिटीज वाली बात पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जनरली बड़े ब्रोकर्स के पास क्यों जाना चाहिए। जैसे स्कॉट्स इन्वेस्टमेंट बैंक नाम का एक बैंक है, आप लोग पैसे डलवाते हैं वहां पे कभी? एक सिक्योरिटीज, जो एक सिक्योरिटीज जिन्होंने फ्रॉड किया था, एमआर सिक्योरिटीज थी, वो पैसे लेके भाग गए थे। बड़े बड़े मशहूर लोगों के उसमें अकाउंट थे यार। आई नो, एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का अकाउंट था उसके अंदर। वो भाई वो पैसा लेके गायब हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने सीईओ ने ट्रस्ट नहीं किया होगा, उसने ट्रस्ट किया होगा। लेकिन ये अब ये मतलब मैं और शिरोज फिर आपको बता रहे हैं कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप एबीसी ब्रोकर है उसी के पास अकाउंट खुलवाएं ना, हम कभी कहेंगे। लेकिन बड़े नाम सर्च आपने करनी है, ये आपके ऊपर है। किस तरह सर्च करनी है, हम एक शॉर्ट आपको एक जजमेंट के लिए आपको एक चीज बता देते हैं। अच्छा नाम हो, एक अच्छा नाम हो आपका, ये एक चीज चूज कर लें। जितना अच्छा नाम होगा वो उसके फ्रॉड करने के चांसेस कम होंगे। अच्छा नाम तभी बनता है जब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात, वो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या दे रहे हैं। आपने उससे पूछना, भैया आप मुझे ऑनलाइन टर्मिनल दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर आपको ऐप देता है, आप ऐप के जरिए से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो वो एक अच्छा ब्रोकर है। आपको उसने खर्चा वर्चा किया है आपको ये फैसिलिटी देने के लिए। तीसरी बात, वो उसकी फी कितनी है, वो कमीशन कितना रख रहा है, ठीक है। चौथी एक और बात जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की, वो ये कि क्या वो रिसर्च प्रोवाइड करता है, आपको एडवाइस कर रहा है, ठीक है। जिस तरह एकेडी है रिसर्च प्रोवाइड करता है, जेएस रिसर्च प्रोवाइड करता है, बीएमए रिसर्च प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी ब्रोकर्स हैं जो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को गाइड कर सके, लोगों को हेल्प कर सके। तो भाई अगर रिसर्च प्रोवाइड करता है, उसका कमीशन भी नॉर्मल है, लेट्स से अगर उसका नाम भी अच्छा है और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, तो फिर वो अच्छा ब्रोकर है। ट्रस्ट करें, उसके अकाउंट ओपन कर लें। ये थ्रू एप्लीकेशन ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये जो है ना, जिन्होंने ऐप दी होती है, वो थ्रू एप्लीकेशन आप उनके जरिए उनके पास क्या करें, ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा, ब्रोकर को फोन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐप के ऊपर जाएं, वो एक पिन आपको दे देगा, पिन कोड। जिस तरह हम वो ट्रेडिंग ऑनलाइन पैसे वैसे करने होते हैं ना ट्रांसफर अपनी बैंक की ऐप से, बिल्कुल वैसे ही। शेयर बाय करने हैं, शेयर सेल करने हैं आप। हाँ, बेहतरीन इजी तरीका होता है। आपको कोई फिजिकल कॉल शॉल करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट डालें, आपको पैसे भी आपके मिल जाएंगे, आपको ट्रेडिंग सेलिंग भी हो जाएगी, रिसर्च भी आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर ही मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और इसमें शिरोज आप ऐड कर दो कि लेट्स से मैंने एक अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाया, लेकिन मुझे फिर भी डर है यार, मेरा पैसा, मेरे मिलियंस बिलियंस हार्ड अर्न मनी पड़ी हुई है, मतलब बिलियन निकल गया, अब आगे मेरे से बात ही नहीं। तो उसके लिए एक सेकंड स्टेप ऑफ सिक्योरिटी क्या है? अच्छा, देखें, इसमें थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो आपका एक सब अकाउंट खुलता है गवर्नमेंट की एजेंसी के पास, विच इज कॉल्ड सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बेसिकली सारे शेयर्स की स्टेक होल्डर होती है। वो आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स अपने पास सिक्योर करके रखती है डिजिटल फॉर्म में। जब आपका ब्रोकर बेचता है या कुछ खरीदता है ना, तो वो सीडीसी को रिक्वेस्ट जाके बेचता खरीदता है। ये होता सारा कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन प्रोसेस इसका बेसिकली इस तरह होता है। तो आपके ब्रोकर के पास ना कंफर्मेशन होनी लाजमी होती है कि आपने उसको ये ऑर्डर या तो आपके टर्मिनल के थ्रू या रिकॉर्डेड कॉल के थ्रू प्लेस किया है या नहीं किया। दूसरा सी, अब तो वैसे लॉज और रेगुलेशन इतने अच्छे हो गए हैं कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट पे करेंगे तो आपके फोन पे इंस्टेंटली आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की है। और सेम विद अगर आपको पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, और आपको डे एंड पे स्टेटमेंट भी आ जाती है। आई थिंक आप डायरेक्टली भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं सीडीसी। डायरेक्टली भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। वो आप फौरन अपनी एप्लीकेशन खोलें, आपको पता भी चल जाएगा। सो देयर आर मेनी वेज कि इसको उन्होंने अब आफ्टर द लास्ट, जब आज से 3-4 साल पहले 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, तो एसईसीबी ने बहुत सख्ती कर दी है। लेकिन फिर भी इवन एज एन एडेड इंसेंटिव, अगर आप कहते हैं कि यार मैं दुनिया के सबसे अनट्रस्टवर्दी आदमी, मतलब मुझे लोगों पे भरोसा नहीं है और मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई शक ना हो, तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा तरीका भी डिवाइस किया हुआ है जिसको हम कहते हैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। जब आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाएंगे तो आप एक सेम अकाउंट सीडीसी के पास भी खुलवा सकते हैं। वो बेसिकली काम इस तरह करता है कि आपको जब आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स खरीद लेंगे तो आप उसको अपने सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो आपके एक दिन बाद सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो फिर शेयर्स ब्रोकर नहीं हाथ लगा सकेगा।
मतलब वो आप भी नहीं लगा सकेंगे, आपको वापस अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे बेचने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब ये काम पक्का हो जाएगा अगर आपने पक्का लॉन्ग हो टर्म रखने हैं, तो इसका मतलब कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। कोई बंदा आपके साथ, गवर्नमेंट के अलावा कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। नहीं, वी कैन ट्रस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहे, गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग है वो नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, लेट्स से पहला स्टेप था हमने अकाउंट कैसे ओपन करना, वो हमने कर लिया डिस्कस। दूसरा स्टेप था हम लोगों ने ब्रोकर कैसे चूज करना है, लेट्स से हमने ब्रोकर भी चूज कर लिया। अब कुछ आगे मैं क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। एक बड़ा एक माइंड में एक फियर है, ठीक है, अब जाहिर है मेरे तो नहीं क्योंकि मैं और आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक के एक माइंड में फियर है। जब भी मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, अपने स्टूडेंट से बातें करता हूँ, सब कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, पैसा डूबता है, डूबा भी है कुछ लोगों का। लोग 2008 वाले कुछ जो डसे हुए बेचारे, ठीक है, उनके बुरे हालात हैं। तो स्टॉक मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना हम कमा सकते हैं? मैं अगर बैंक में पैसे रख दूं, मैं डॉलर में पैसे रख दूं या मैं गोल्ड में पैसे रख दूं, तो स्टॉक पहले तो हम रिटर्न की बातें करते हैं, रिस्क हम बाद में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न एक कमा सकता है, कितना हमें रिटर्न दे सकता है। अच्छा, हम अगर 1 साल की बात देखेंगे या 2 सालों की बात देखेंगे तो आई नो, और जनरल पब्लिक भी सब जानती है कि पिछले 2 सालों में तो स्टॉक मार्केट हमारी नीचे ही आई है। लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें, जनरली देखें, तो स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न कमाया जा सकता है। और फिर एक पिछले दिनों एक ड्रामा भी आया हुआ था, और दानिश का शायद याद होगा तुम्हें, वो भाई साहब ने तो एक हफ्ते में करोड़पति बन गया था। तो इज इट पॉसिबल, ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में जनरल रिटर्न लोग कमा लें और एक आधा छक्का भी लग जाए, ऐसा भी होता है? देखें, थोड़ा सा मैं अभी स्टॉक मार्केट के रिटर्न की तरफ आता हूँ, मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा देता हूँ स्टॉक मार्केट के रिटर्न का। लेकिन जहां तक बात है सट्टे की और छक्के की, हाँ छक्के लगते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों के। कुछ कंपनी शेयर्स ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट 3-4 गुना में बढ़ जाती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में इसी तरह ओवरनाइट मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो 30-40% लूज भी कर जाती है। लेकिन द स्टॉक मार्केट में जो तरीका है कमाने का, वो स्टेडी रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही है। कभी भी स्टॉक मार्केट रिटर्न को ओवर 2-3 ईयर पीरियड देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ओवर 2-3 ईयर पीरियड का रिटर्न देखेंगे तो वो कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन इफ यू एवर टू एवरेज इट आउट ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप देखेंगे कि बीट्स रिटर्न ऑफ एवरी अदर एसेट क्लास दैट देयर इज। इसका एक आसान तरीका है, डॉलर का रिटर्न पाकिस्तान में अगर आप 10 साल के डॉलर को एवरेज आउट करते हैं प्राइस को, और क्या अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें, तो डॉलर का रिटर्न 7% है पाकिस्तान में, 7 से 6.5% के बीच में। इसी तरह जो आपका बैंक का रिटर्न है पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट अगर हम इसी तरह 10 साल को एवरेज कर लें, पहले 6% भी रह चुका है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के जमाने में 14% भी था, अभी आजकल दोबारा 12% से फिर दोबारा 8% हो गया, लेकिन एवरेज इसका रहता है 10%। सो बैंक इंटरेस्ट रेट आपका क्वाइट नेचुरली डॉलर से ज्यादा रिटर्न देता है, उसकी वजह है इन्फ्लेशन की वजह से। अब हमारे स्टॉक मार्केट रिटर्न की तरफ, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ इसकी चार्ट। क्या वो नजर आ रही है? एग्जैक्टली। हाँ, सो ये देखिए, ये पिछले 10 ईयर का रिटर्न है, फ्रॉम 19th जून 2010 टू 19th जून 2020 एज ऑफ दिस डे। सो बाजार हमारी स्टार्ट हुई थी 9,800 पॉइंट से। अच्छा, बाजार हम कराची ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कह रहे हैं? ये हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 का चार्ट, ठीक है। अच्छा, और हमारी एंड ये जून 2010 में इंडेक्स था हमारा कोई 9,800। अच्छा ठीक है, 9,800 तकरीबन। हाँ और जी। आज कितना है अगर हम ये आज की डेट में देखें? अगर हम आज की डेट पे देखें तो इंडेक्स है 33,900। ठीक है। तो अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें, तो लॉन्गर टर्म में तो स्टॉक्स ऊपर ही गए हैं। मैं इसका एक सेकंड क्या निकाल लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। रिटर्न स्टॉक मार्केट का रहा है 13.5% ऑन एवरेज। 13.5% ऑन एवरेज, ये पर एनएम है। और ये आप लोग कंसिडर करें कि अभी मार्केट काफी, ये पर एनम है बाय द वे, और ये मार्केट का फॉल सारा अकाउंट फॉर हो रहा है इसके अंदर, जब बाजार आपकी 53,000 से गिर के इवन 28,000 तक आ गई थी। सो इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त
वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप इसको 10 ईयर हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो आपका रिटर्न अभी भी बीट्स ऑल अदर एसेट क्लासेस। अच्छा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल 2000 कोई कह लें कि पिछले 2-3 सालों से तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के शायद वर्स्ट ईयर चल रहे होंगे। जीडीपी नेगेटिव में है, मैन्युफैक्चरिंग वो सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है, सारे सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में लॉन्गर व्यू देखें तो लॉन्गर व्यू में स्टॉक मार्केट ने ओवर परफॉर्म ही किया है। ओवर परफॉर्म ही किया। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अंडर एस्टिमेट ना करेंगे 3% रिटर्न ज्यादा या 4% रिटर्न ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। जब आप 10 साल के ऊपर किसी चीज की कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं ना, तो इट विल मेक immense amount of difference. Like अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं तो इवन आप वॉरेन बफेट को अगर देख लें, उसका आउट परफॉर्मेंस ओवर द S&P इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4% का है, लेकिन दैट 4% का आउट परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years has made him one of the richest men in the world. That is how compounding works. इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कंपाउंडिंग का। एक सेकंड, ये नजर आ रहा है एक्सेल की शीट? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, इजीली बन गया था। अगर हम इसमें पीरियड्स डाल देते हैं हम 6 साल के, स्टॉक मार्केट का ये ईयर्स आ रहे हैं आपके पास ऊपर, 1000 रुपए हमने लेट से इनिशियली डाले, स्टॉक मार्केट का रिटर्न देख लेते हैं। पहले साल में 15% था, फिर 18% था, फिर 20, फिर -20, फिर -10 और फिर एक रिबाउंड ईयर में 40%। आपने 1000 रुपए डाला, आपके पीरियड एंड पे आपके पास 1640 रुपए आ गए, 8.6% आपका कैगर रिटर्न बन गया। ठीक है, अब लेट्स सी हम जाते हैं। अच्छा ये कैगर रिटर्न थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्योंकि सब। अच्छा, कैगर रिटर्न बेसिकली एक तरीका होता है जिससे आप निकालते हो कि यार अगर मेरी एंडिंग वैल्यू ये थी और मेरी स्टार्टिंग वैल्यू ये थी, तो मेरा एवरेज रिटर्न अगर हर साल कंपाउंड हो रहा हो, लेकिन 1010 बन रहा हो, 1010, 1025 बन रहा हो, इस तरह कंपाउंडिंग होती हो, तो मेरा परसेंटेज रिटर्न क्या बनता है, उसको कैगर कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इट्स अ गुड वे टू सी के किसी एसेट क्लास में रिटर्न कितना अच्छा रहा है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। तो खैर इस केस में हम स्टॉक मार्केट का देख रहे थे। नहीं, दिस इज नॉट, मतलब इसको आप एवरेज कह सकते हैं कि हर साल की एवरेज है ये, बेसिकली कंपाउंडेड एवरेज। तो हम देख लेते हैं सेकंड बंदा जैन है। अब जैन ने ईयर 1 में स्टॉक मार्केट का जैसा परफॉर्मेंस दिया, 15% स्टॉक मार्केट का रिटर्न था, उसका ही 15 था। दूसरे साल उसने स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, तीसरे साल उसने फिर स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। अब आप देख रहे हैं तीनों साल स्टॉक मार्केट का रिटर्न जैन के रिटर्न से ज्यादा था, लेकिन जब बाजार नेगेटिव हुई ना, बिकॉज क्योंकि जैन जरा प्रूडेंशियल किस्म का इन्वेस्टर था, तो उस मार्केट वाज -20% एंड जैन वाज ओनली -15। अगले साल मार्केट वाज -10, जैन वाज ओनली -5, और फिर उसके अंडर परफॉर्मेंस आ गई जब मार्केट बहुत ऊपर चली गई। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट फैक्ट, बिकॉज क्योंकि उसका रिटर्न वाज स्टेडियर, ही हैज आउट परफॉर्म्ड द मार्केट ओवर दैट पीरियड ऑफ 6 years। अब हम आ लेते हैं थर्ड पॉइंट उस्मान के ऊपर। अब ये थोड़ा रिस्कियर इन्वेस्टर है। ये वाइल्ड स्विंग्स होती हैं, जिस साल मार्केट बहुत अच्छा करती है, क्योंकि ये जरा बास्केट इसकी छोटी होती है, तो ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। ये भी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। देखें यहाँ पे 18 है, इसका 25 है, यहाँ पे 20, इसका 25। लेकिन ऑब्वियसली जब आप जरा रिस्कियर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो तो आपका नेगेटिव साइड पे भी रिटर्न ज्यादा नेगेटिव स्क्यू हो जाता है। और इसी तरह इसका जब मार्केट वाज -20, इसका वाज -30, मार्केट वाज -10, ही वाज -20। ये सॉरी मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये स्टॉक मार्केट और जैन और जो उस्मान है ये कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये स्टॉक मार्केट के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट जनरली, और फिर जैन और उस्मान ने शेयर्स अपने डिफरेंट चूज किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रिटर्न, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न है। मैं दिखाना इसमें ये चाह रहा था आपको कि जब आपके रिटर्न ज्यादा स्टेडी हो ना, तो आप फिर भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर लेते हैं एज कम्पेयर के आपके स्विंग्स बहुत वाइल्ड हो तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टॉक मार्केट एज ए बेंचमार्क है। अगर स्टॉक मार्केट आपका बेंचमार्क है तो सही है, ठीक है। अच्छा, लेट से मुझे बताओ शिरोज, अगर लेट से कोई बंदा स्टॉक मार्केट में 2010 से 2020 की बात करते हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करता तो, और वो कहता है यार मैं डॉलर लेके रख लेता, तो डॉलर में ऑन एवरेज उसने कितने % कमा लेना? 7%, 6-7%। 6-7%। और अगर हम कह लें कि अगर उसने
पैसे रखने होते हैं बैंक अकाउंट में। तो आई थिंक वो तो वेरी कर रहा था कि कभी कभी इंटरेस्ट ज्यादा थे, कभी इंटरेस्ट कम थे, लेकिन मतलब अज्यूम करते हैं कि उसने वही रिटर्न कमाया जो वेरी कर रहा था, तो फिर उसका 9% रिटर्न होता, थोड़ा सा ज्यादा होता डॉलर से। ठीक है, ठीक, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे एक और चीज, अगर हम देखें किसी बंदे ने 2010 से इन्वेस्ट करना होगा और उसने पैसा लगा दिया और 2020 में, तो वो स्टिल विनर है, वो कहेगा यार ठीक है मैंने तो पैसे कमा लिए। लेकिन जिस बेचारे ने 2017 में इन्वेस्ट किया था और वो तो आज रो रहा होगा, वो कहेगा यार मैं तो मारा गया, मेरे लिए तो बड़ा नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अच्छा, तो इसका मेरे ख्याल में इस चीज का आंसर तो तुम्हारे आंसर देने से पहले एक बात मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 2010 वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं 2020 के साथ, तो फिर 2017 को भी हमें कंपेयर करना चाहिए ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने सोचा कि इससे पहले कोई ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछे, मैं एक चीज का हम खुद ही आंसर दे देते हैं कि स्टॉक मार्केट में विनर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई, अगर मार्केट अब जा रही होगी तब, वरना स्टॉक मार्केट में अक्सर विनर वही होते हैं जिसने ओवर द लॉन्गर पीरियड पे क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा, अब हमने रिटर्न की बात कर ली कि स्टॉक मार्केट में फायदा हो जाता है, अच्छा आप रिटर्न कमा सकते हैं। जनरली स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लूज भी बहुत करते हैं, तभी तो लोगों ने इसको गैम्बलिंग का नाम दिया हुआ है, जुए का नाम दिया हुआ है, कुछ लोग तो इसको हराम भी कहते हैं। तो सारे शेयर्स हराम नहीं होते, वो हम शरिया कंप्लाइंट वाली बातें हम बाद में करते हैं। लेकिन एक बंदा, लेट से मैं हूं और मुझे शेयर्स की नो हाउ नहीं है, और मुझे नुकसान कैसे हो सकता है स्टॉक मार्केट में, मैं पैसा लूज कैसे कर सकता हूँ? देखिए, द इजीएस्ट वे, जब आप पैसा, जो जनरली नए इन्वेस्टर्स और पब्लिक लूज करती है ना स्टॉक मार्केट में, वो करती है बिकॉज दे गो टुवर्ड्स छोटी कंपनीज जिनकी शेयर प्राइस कम होती है और जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग्स होते हैं। कंपनी जैसे जो स्टॉक गुरुज, सेल्फ स्टाइल स्टॉक गुरुज सजेस्ट करते हैं जनरली, ठीक है, उनके अंदर जब एक 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का हो जाता है तो पेनी स्टॉक्स, यस, जब एक 10 का शेयर 12 रुपए का हो जाता है तो लगता तो बहुत अच्छा है कि 20% कमा लिया है, और वो भी 1-2 दिनों में जाता है। लेकिन जब वही 12 रुपए का शेयर 8 रुपए का हो जाता है तो नुकसान भी उससे ज्यादा बुरा होता है। सो जनरली पब्लिक जो है वो इमोशनल इन्वेस्टिंग बहुत करती है। आई थिंक टाइमली इंतजार नहीं किया जाता, पेशेंस नहीं होता। अगर ऊपर जा रहा हो तो खुशी होती है और टाइमली निकलते नहीं है, और अगर नीचे जा रहा हो तो वो फियर ऑफ लॉस की वजह से बेचते नहीं है। तो इसमें काफी फैक्टर्स हैं कि लोग इसमें क्यों पैसा लूज करते हैं। जो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं वो पैसे कमाते भी काफी हैं। अच्छा, एक और बात, हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है स्टॉक मार्केट में, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं सबसे एड्रेस करके बात कर रहा हूँ, तो वो जितने लेट से मैंने कहा ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप अंधाधुंध एडवाइस पे अमल करेंगे, और लेट से आपके पास सेविंग ही 1 लाख है, आप 1 लाख का 1 लाख उठा के लगा दें। मेरे ख्याल में आपको 100% पैसा कभी भी, अपनी 100% सेविंग कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगानी चाहिए, चाहे अच्छे हालात भी हो, क्योंकि हालात बुरे होने का कभी भी पता नहीं चलता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं आया तो ये तो वेल्थ मैनेजमेंट का बेसिक है। अगर आपको जो वो जरूरत के पैसे हैं ना, वो कभी भी किसी भी स्पेकुलेटिव एसेट क्लास में नहीं डालने चाहिए। स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कंट्रोल लूज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो अपने जरूरत के पैसे हैं वो स्टॉक्स में लगा दें। उसका नुकसान ये होता है कि आपको डर होता है कि यार मैंने अगले महीने मुझे कोई खर्चा है, मैंने उसके पैसे, कुछ पैसे चाहिए, वो अगर आपको नुकसान हो रहा हो तो आप जल्दी जल्दी बेच देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मोमेंटरी शायद नुकसान हो, थोड़ी देर बाद वो वापस ऊपर चला जाए, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क, तो फिर यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट एनीवेज। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हर रेगुलरली अपनी इनकम से कुछ ना कुछ पोर्शन जो उनको जरूरत नहीं है फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, वो साइड पे डाल के मार्केट में डालते हैं। अच्छा, एक और बात, लोग ना बड़ा पैनिक इसलिए भी करते हैं कि जब से एक वो हम बात करें ना, ऐप आपको मिल जाएगी तो आप ऐप के ऊपर बड़ा कुछ कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐप का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ऐप रखे ना, लेकिन डिसएडवांटेज बताता हूँ, वो ये कि हम हर वक्त ऑफिस में बैठे, क्लास में वो जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसमें टीचर भी सब देख रहे होते हैं, यार वो स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। भाई बेटिंग नहीं करनी, सट्टेबाजी नहीं करनी, हम सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द रिटर्न। और रिटर्न कमाने का तरीका क्या है? शेयर प्राइस बढ़े और डिविडेंड खाने। अगर आप बार बार देखेंगे यार सुबह स्टॉक 50 का था 52 का हो गया, मुझे खुशी की नींद आएगी, 50 से 48 का हो गया और मुझे अच्छी नींद नहीं आनी,
तो मेरे ख्याल में वो बंदा तो नहीं चल सकता, वो तो कुछ ऐसे बाद ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा, वो तो पैसे गवा देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लोग जो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं ना हर वक्त, होपिंग के आज 5-6% कमा लूं, मेजोरिटी सट्टे के जो विक्टिम होते हैं वही लोग होते हैं, वही होते हैं, पैनिक कर वही जाते हैं। पैनिक कर जाते हैं। अगर पैनिक दोनों तरफ आप कर सकते हो, आप पैनिक नीचे की तरफ भी कर सकते हो, आप पैनिक ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। आपने लेट से तुक्के से बहुत अच्छा शेयर पकड़ लिया जो फॉर सम रीजन बहुत रैली कर रहा है, आपने 5-6% कमा लिया, आपको लगा कि तो बस फुस हो जाएगा, आपने जल्दी भेज दिया, पता चला वो 30% ऊपर चला गया। सो इसलिए जो इन्वेस्टर वही सक्सेसफुल रहता है जो जिसको जरूरत नहीं होती बार बार स्क्रीन देखने की। तो हम ये कह एक सकते हैं स्ट्रैटेजी कि है। देखिए मैं डिसएग्री नहीं करता है, कुछ डे ट्रेडर्स होते हैं, ये स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल होती है। अब मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। बट लेकिन फॉर द लार्ज पब्लिक हर बंदा तो ट्रेडर नहीं बन सकता ना, हर बंदा तो स्क्रीन के ऊपर ग्रिप करके नीचे बाय करे और ऊपर बेचे, ये वाला प्रिंसिपल हर एक के ऊपर तो नहीं अप्लाई होता। नहीं हो सकता। अजम्पशन हमारी इसमें यही है कि लोग है यहाँ पे ऐसे हैं जो कि इसको पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर लाइफ प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, नॉट एज देयर 100-day जॉब। ये वो लोग हैं जो कि डिफरेंट काम कर रहे हैं, उनके पास सरप्लस इनकम आ रही है और वो चाह रहे हैं कि उसकी सरप्लस इनकम से और पैसे जनरेट हो जाए, वो आप स्क्रीन के सामने नहीं कर सकते हर वक्त। तो आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या, आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें, उस पर पैसा लगाएं, उसकी शेयर प्राइस एप्रिसिएशन एंजॉय करें, उसका डिविडेंड एंजॉय करें, और पैनिक नहीं होना जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। मुझे याद है वो वॉरेन बफेट साहब को हम फॉलो करते हैं, उनकी एक बड़ी बात मशहूर है कि वो कहता है कि अगर स्टॉक मार्केट कुछ अर्से के लिए बंद भी हो जाए ना, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपने ऐसे स्टॉक्स में से इन्वेस्ट कर दिया जो फारिग हो जाए। आपके स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए कि अगर वो 4-5 साल स्टॉक मार्केट ना भी चले ना, तो आपको टेंशन ना हो, आपकी कंपनी अच्छी चलती है। हाँ देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, फॉर द जनरल पर्सन जिसको एज सच कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह का आइडिया नहीं है, उसके लिए तो इजीएस्ट तरीका है कि इफ ही वांट्स टू मेक मनी एंड ही विल मेक मनी ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर देखिए ओवर 5-6 ईयर पीरियड ओवर टाइम स्टॉक मार्केट में ऊपर ही जाना होता है। उसके क्वाइट नेचुरल रीजंस होते हैं, बिकॉज आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऑफ कोर्स ग्रो करेगा, और जैसे ग्रो करेगा स्टॉक मार्केट भी साथ साथ ग्रो करेगी। तो उसको फिर अच्छी कंपनीज जो कि घरेलू नाम वाली कंपनीज है, कंपनीज लाइक नेस्ले, कंपनीज लाइक Abbott Pharmaceuticals, companies like even some DG Khan Cement, वो अगर लेके बैठ जाए, he will make good money over 4-5, और वो बाकी हर एसेट क्लास को बीट करेगा। अच्छा एक दो बातें और क्वेश्चन आ रहे हैं। एक, कुछ लोग ना बड़े गुरुज फेमस हैं कि यार मेरा व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करें, मैं बड़े अच्छे टिप्स देता हूँ, मैं ऐसी ऐसी कंपनीज बताता हूँ, और वो छक्के उसमें लग जाएंगे, आप दिनों में अमीर हो जाएंगे, लाइक वो दानिश ऑफ मेरे पास तुम हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसे मतलब ऐसे कोई गुरुज होते हैं जो बाकी लोगों की पैसे डबल कर देते हो, डबल शाह की तरह। मतलब देखिए, अगर एक ऐसा गुरु होता है ना जिसको जिसको डबल वाले शेयर सारे पता होते हैं, उसको गुरु बनने की जरूरत ना होती। वो अपने पैसे इतने पर आ चुका होता है कि उसको लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है। दूसरा अच्छा, जो ये गेम करते क्या है वैसे, ये गेम करते क्या है ये गुरु जो होते हैं, हम लोग क्यों फंस जाते हैं गुरु के हाथों? क्योंकि गुरुज एक गेम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पंप एंड डंप। ठीक है, पंप एंड डंप होता है कि आप लोगों को इंटाइस करते हो, लोगों को बढ़ाते हो, हलचल मनाते हो छोटे से शेयर पेनी स्टॉक के ऊपर। लेट्स से एबीसी कंपनी है कोई, लेट्स से एबीसी कंपनी है, ठीक है, वैसे गेल नाम की कंपनी है जिसका एक गुरु कर चुका हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे शायद आप लोगों को उसका पता हो, लेकिन चले एबीसी कंपनी है एक, उसके अंदर वो आके हलचल मचाना शुरू करेगा और वो कहेगा कि यार ये ले लो शेयर, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, और जितना वो गुरु मशहूर होगा उतनी जल्दी वो शेयर डबल भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि एक तो नंबर 1 उसने खुद काफी शेयर्स उठा लिए होंगे, और आप लोगों के बात समझ उठा लेता होगा, पहले खुद उठा लेता है, और वो मार्केट में सप्लाई कम कर देता है। अब शेयर्स का आपको पता है अनलिमिटेड सप्लाई तो होता नहीं है, हर कंपनी के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, और छोटी कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े होते हैं क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू छोटी होती है। तो आप एज कम्पेयर टू लेट्स से, अगर मैं नेस्ले को पंप एंड डंप नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक छोटी कंपनी एबीसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, मैं अपने पैसों से उसको पहले कॉर्नर कर लूंगा, फिर पब्लिक में हलचल चलाऊंगा और उसको मतलब ऊपर शेयर ऊपर जाना शुरू कर देगा।
क्वाइट नेचुरली जब आप लोग देखोगे कि गुरु ने कहा है कि ऊपर जाएगा और ऊपर भी जा रहा है, तो वो फिर वो एक और रीइंफोर्समेंट हो जाती है। तो फिर वो जब ऊपर जाता है आप और खरीदते हो और खरीदते हो, गुरु साहब निकल रहे होते हैं। हाँ, गुरु साहब को जब लगता है कि भाई अब पूरा हो गया है, सारा दूध निकल गया है, तो गुरु साहब जो है भेज देंगे माल आपको अपने। और उस पॉइंट पे फिर जब पता चलेगा कि एक्चुअल बैक पे कोई स्टैंडिंग नहीं थी, तो शेयर क्रैश करने लग जाता है। ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स है। मैं आप कहते हैं तो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुके, मैं आपको भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इसके। प्रॉपर्टी में एग्जांपल है ना बैरियर डाउन, प्रॉपर्टी में तो बहुत एग्जांपल्स है। अगर टाइम है तो हम आगे चलें। हाँ हाँ, आगे चलें खैर बाद में कभी दिखा देंगे। अच्छा, अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है। लेट्स से हमने ये देख लिया कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, अच्छा ब्रोकर कैसे चूज करना है, इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट मूव कैसे करती है, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि लेट्स से मैंने एक कंपनी चूज करनी, मुझे पता है सीमेंट सेक्टर है, मुझे पता है टेक्सटाइल सेक्टर है, फूड सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है। कंपनी चूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स आई नो इट्स वेरी स्पेसिफिक, और ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि कंपनी चूज कैसे करना है। ज़ाहिर है पूरा सीएफए इसके ऊपर है, एसीसीए लोग करते हैं, सीए करते हैं, ये इतना पढ़ते लिखते हैं, एमबीए लोग करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से। लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें कि हाउ टू चूज अ बेस्ट कंपनी, उसके लिए एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक माइंड गेम, एक थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि यार कैसे हम सेलेक्ट करें। ये सबसे आसान तरीका होता है और सबसे सक्सेसफुल तरीका भी यही है कि आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी चूज करनी है ना कि मैंने इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आप एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं। आसान होती है ज़्यादा। आप सबसे पहले जाते हैं कि यार करंट पाकिस्तान के केस में अगर मैं बात करूं, तो आपका व्यू ये बनेगा कि यार करंट गवर्नमेंट की फ्यूचर आइडियोलॉजी क्या है, प्लान क्या है। ठीक है, डिफरेंट तरीकों से आपको प्लान पता चलता है, अखबार पढ़ने से पता चलता है, डेली अखबार पे पता चलता है, गवर्नमेंट के अपने जो स्पोक्स पर्सन है या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो जो स्टेटमेंट देते हैं आपको उससे पता चलता है, बजट स्पीच से पता चलता है। अच्छा, हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल पे जा लेते हैं। वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से शुरू करते हैं तो अगर हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से शुरू करें, जब वो 2009 में आई थी, तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का जो, अगर आप लोगों को पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का थोड़ा आइडिया हो, तो दे आर मोर फार्मर बेस्ड एंड एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन द सेंस कि एक्सपोर्ट बेस्ड उनकी आइडियोलॉजी होती है। वो चाहते हैं कि जो आपका फार्मर है उसको पैसा मिले। तो पीपल्स पार्टी ने आके सबसे पहले क्या किया कि जो कि उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने डॉलर छोड़ दिए और उन्होंने डॉलर अच्छा खासा छोड़ा। ठीक है, आप डॉलर 30-35% डेप्रिशिएट कर गया था ओवरनाइट। डॉलर छोड़ने का मतलब डॉलर डिवैल्यूएशन, बेसिकली डिवैल्यूएशन। पीपल पार्टी ने कहा मैसिव डिवैल्यूएशन करो, हम चाहते हैं एक्सपोर्टर को फायदा हो, क्योंकि जब डॉलर डिवैल्यू होता है तो आपके एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है और आपको एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है, और उसका फायदा क्वाइट नेचुरली फार्मर को भी मिलता है, बिकॉज अगर फार्मर को नजर आ रहा है कि उसके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, वो प्राइसेस भी बढ़ा लेगा। तो पीपल्स पार्टी ने ये किया, और टेक्सटाइल कंपनीज जिनको पता था कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, वो रैली कर दी इसके रिलेशन में। जिसने टेक्सटाइल कंपनीज पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली ले ली, उसने पैसे बना लिए, फायदा हो गया, उसको फायदा हो गया, उसको अच्छा खासा फायदा हो गया। ठीक है, तो ये जिसने पीपल्स पार्टी की डिसीजन मेकिंग उस वक्त टाइम कर ली। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक और भी है पीपल्स पार्टी की एक और वो भी थी। अब आई एम सॉरी गाइस, हम कोई पार्टी डिस्कस नहीं कर रहे, हम वो 5 साल पार्टी डिस्कस नहीं कर रहे। तो उनकी उस दौर में एक और बड़ा गवर्नमेंट का स्टैंड था कि बिजली के मामले में कुछ नहीं करना। हाँ तो बिजली के मामले में जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर लोगों ने यूपीएस लगवाए, और जब लोगों ने यूपीएस लगवाए तो बैटरी के स्टॉक्स सबके सब बढ़ना शुरू हो गए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक्साइड का सबको पता ही होगा। एक्साइड का स्टॉक उस वक्त होता था कोई 100 रुपए का, और एक्साइड का स्टॉक जब ये बहरान चला बिजली का बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी के एंड आखिरी 2 सालों में, तो उसका स्टॉक 5,000 तक चला गया। 5,000, और बाद में जब बिजली आ गई तो वापस 600-700 का हो गया था। वापस नीचे आ गया। अच्छा, अब तो अगले वाले दौर में आ जाते हैं। ये जो अगले वाले दौर में आ जाते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट थी नून लीग की गवर्नमेंट। वंस अगेन अगर आप उनकी बजट स्पीचेस और वो जो प्री इलेक्शन उनकी स्पीचेस और उसका अगर कोई देख रहा होता तो उनको नजर आया था कि यार ये गवर्नमेंट आ रही है इस एजेंडे से कि हमने भाई सब कुछ सैक्रिफाइस करके डेवलपमेंट करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 हमने बिजली का बहरान खत्म करना।
ठीक है। एंड हमने बेसिकली सारा पैसा असाइड फ्रॉम हेल्थ केयर में भी नहीं डालना, एजुकेशन में भी नहीं डालना, हमने बेसिकली सड़कें बनानी है और ब्रिज बनानी है। तो इस केस में आप फिर सोच लें कि सड़कें ब्रिज किससे बनती हैं? सरिया और सीमेंट, स्टील और सीमेंट से बनती हैं। तो सीमेंट, उस दौर में सीमेंट बढ़ा, उस दौर में सरिया बढ़ा, और जो आपको मतलब सीमेंट का एग्जांपल दे देते हैं, मेपल लीफ 20 रुपए का होता था, 140 रुपए का हो गया, ठीक है। कोहाट सीमेंट, इवन जो छोटे छोटे सीमेंट कंपनी, कोहाट सीमेंट होता था कोई 25 रुपए का, 250 का हो गया था, ठीक है। डीजी खान 2013 से ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो 13 से ऑनवर्ड्स की बात करें, डीजी खान 40 का था, 200 का हो गया था। चिराग सीमेंट 35 का था, 250 का हो गया था। एग्जांपल दे रहा हूँ कि सारे स्टॉक्स ही बहुत रैली। आईएसएल 20 का होता था, 140 का हो गया। अच्छा, एक और बात हम सबके क्वेश्चन लेते हैं। एक और बात, ये जो अभी दौर चल रहा है, अब करंट गवर्नमेंट है, तो अब इस एक तो चलो कोविड ने हमें कुछ डायरेक्शन दी है, ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर कोविड ना होता, या चलो कोविड को मिला भी लो, इस गवर्नमेंट के अंदर आप क्या मतलब किस तरह से टॉप डाउन अप्रोच पे क्या गवर्नमेंट की इकोनॉमी, मैं तो सर पकड़ लिया, तुम बता सकते हो। देखिए हाइपोथेटिकली तो मैं सवाल का शायद जवाब ना दूं, लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट के पास ऑनेस्टली कुछ ऑप्शन नहीं रहे। अगर कोविड ना भी होता तो इस गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बहुत थोड़े थे। तो क्योंकि कुछ उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि किस पार्टी की गलती थी, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हम एज इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि किसने क्या गलती की है, किसने क्या सक्सेसफुली किया। हमारा बस ये है कि हमने सिचुएशन को जज करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने हमें तो बस पता होना चाहिए कि सिचुएशन में पता चल जाए क्या है, हमने उसका फायदा उठाना। सिचुएशन देखें तो उसका फायदा उठाने। मुझे इस वक्त सिचुएशन ये नजर आ रही है कि गवर्नमेंट चाहती है डेवलपमेंट पे बहुत पैसा लगाए, जो कि इमरान खान घरों से और ये सारों से जो हाउसिंग स्कीम है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी गवर्नमेंट वही काम करना चाह रही है जो नून लीग ने किया था। क्योंकि देखें थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, प्राइमरी पैसा आप डेवलपमेंट में लगा सकते हो। अगर आपने किसी इकोनॉमी को रिकवरी से वापस उठाना होता है ना, और लोगों को नौकरियां दिलवानी होती है और काम चलाना होता है, सबसे आसान तरीका होता है पुल बना लो, ठीक है। क्वाइट ऑनेस्टली इट इज द फास्टेस्ट वे कि आप इकोनॉमी को दोबारा रिकवरी की तरफ ले आओ। ये गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो सीमेंट, स्टील, जब कोविड का सिनेरियो जरा क्लियर हो जाए, वुड बी माय बेट। लेकिन फॉर राइट नाउ इट इज अनसर्टेन बिकॉज द कोविड सिचुएशन इज वेरी अच्छा चलो, कोविड ने तो हमें डायरेक्शन दी कि भाई हालात खराब है, वैक्सीन बननी है, तो वैक्सीन किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनानी है, तो फार्मा के स्टॉक तो जाने ही जाने हैं। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब किसी को कोविड का पता हो, कोविड का अगर उसने सही इतना जज किया होता है बैक इन जनवरी फरवरी, उसने कहा होता अब कोविड आएगा तो लोग दवाइयां ज्यादा खाएंगे। अब दवाइयां ज्यादा खाएंगे भी तो एक और कंसिडर करेंगे, अगर वैक्सीन भी आएगी तो वो किसी पाकिस्तान के टॉप कंपनी के पास आएगी, बिकॉज पाकिस्तान में सारी इंटरनेशनल कंपनीज की सब कंपनीज हैं यहाँ पे। जैसे एबट है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, सर्ड फार्मास्यूटिकल है, जो ये बाहर मतलब मल्टीनेशनल की यहाँ पर सब्सिडीज ही, मल्टीनेशनल की यहाँ पे सब्सिडीज हैं, तो फिर उनके पास भी वो वैक्सीन आएगी तो क्वाइट नेचुरली उनकी सेल बहुत बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। और इसी केस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफी रैली भी कर गई है पिछले 2-3 महीनों में। यही जजमेंट आ गई, जिसने पहले जज कर लिया, यू हैव टू बी बोथ राइट एंड अर्ली। तो जो भी राइट था और पहले था उसने पैसे कमा लिए। इसका मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा और भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे 2011 में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, सिग्निफिकेंट फ्लडिंग हुई थी। उस टाइम पे सीमेंट के स्टॉक्स काफी रैली कर गए थे। क्यों? बिकॉज उनको पता था कि फ्लडिंग के बाद रिकंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है। अब एग्जांपल ना कि एज एन इन्वेस्टर लोग यू हैव टू जज द सिचुएशन क्विकली एंड रिएक्ट टू इट। यार वो एक और एग्जांपल भी तो है ना, वो इसाक साहब की स्पीच से पहले पाक सुजुकी और जनरल टायर हमेशा बढ़ जाते थे, क्योंकि हमेशा इन्होंने टैक्सी स्कीम लॉन्च करनी होती थी। टैक्सी एक बेहतरीन एग्जांपल। हम कुछ चीजें तो हम जज कर ही सकते हैं इनसे। अच्छा, इसके अलावा अब हम ना क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो एक हसनैन ने क्वेश्चन दिया कि हमें कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करें। जी हसनैन, मैं आपको सक्सेस स्टोरी शरोज की शेयर कर देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक दिन मैंने शरोज साहब से पूछा, आई थिंक 2016 की बात थी या 2017, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। मैंने उससे पूछा जॉब कैसी जा रही है, उसने कहा यार फैंटास्टिक जा रही है, बड़ी अच्छी जॉब जा रही है। मैंने कहा भाई साहब मतलब कैसे, सैलरी वैलरी का मुझे थोड़ा सा आइडिया था। कहता बोनस मिला है। अब जब कोई कहता है ना बोनस मिला है, तो आपको होगा यार कुछ कुछ लाख बोनस मिला होगा, बस ठीक है। लेकिन जब इन्होंने मुझे अमाउंट ऑफ बोनस बताई, अगले दिन मतलब मुझसे तो बात ही नहीं हो रही थी कि यार कि इतना अमाउंट ऑफ बोनस भी मिल सकता है।
and that was purely based on his analysis on stock market. तो सक्सेस स्टोरीज हैं माशाल्लाह से इसकी हैं, बहुत सारे और लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। लोगों ने छोटे फंड से स्टार्ट किया है, पैसा बना बना के ऐसा ऐसा ज़्यादा करते जा रहे हैं। फेलियर की स्टोरीज भी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट से शुरू किया था, फारिग भी हो गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, इमोशनल हो गए थे। जी यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आप यहाँ पर प्लीज आप शेयर करते जाएं, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे जितना पॉसिबल हुआ। टाइम थोड़ा है, जल्दी पूछ लें अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो। आई थिंक 9-10 पे करीब एंड कर लेते हैं। आई थिंक एक अब्दुल्ला ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, रियल एस्टेट ग्रोथ वर्सेस स्टॉक मार्केट ग्रोथ। देखिए रियल एस्टेट ग्रोथ को इस तरह ना पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान में कुछ सेंट्रल रियल एस्टेट का ना वो नहीं है, इंडेक्स नहीं है। तो फिर अगर आप रियल एस्टेट की बात करेंगे ना, तो आपको फिर स्पेसिफिक पूछना पड़ेगा कि लाहौर की रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, कराची की रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, ये प्रोविंस बाय प्रोविंस चेंज होता रहता है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट की कुछ केसेस में ज्यादा भी है, कुछ केसेस में बहुत कम भी है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत फैक्टर्स हैं कि रियल एस्टेट इज वेरी इलिक्विड, आप पैसे फौरन निकाल नहीं सकते उसके अंदर। स्टॉक मार्केट बहुत लिक्विड होता है, तो इट्स नॉट लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन। आप स्पेसिफिक तो मैं शायद जवाब दे दूं उसका। अच्छा एक क्वेश्चन अभी आया था किसी का कि अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ट्रेड होने तक अगर शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर जाए, इज इट पॉसिबल? आई थिंक उमर शाह आप थोड़ा सा अगर गौर करें ना, तो ये ऑर्डर की नेचर पे डिपेंड करता है। समटाइम होता है कि लेट्स से स्टॉक में इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। अगर लेट्स से एक स्टॉक 40 रुपए का है और आपने कहा है कि मैं 38 का बाय करूंगा, 38 का बाय करूंगा, ठीक है, तो जो आपने ऑर्डर लगाया है, तो वो जो ऑर्डर है वो मार्केट ऑर्डर नहीं है। वो अगर प्राइस 38 तक जाएगी तो तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऑर्डर उसको कहते हैं कि ट्रेड पे तुम देखो कि कोई बेचने पे तैयार है 40 रुपए पे, कोई बेचने पे तैयार है 40 का, और तुम भी जाके बाय का ऑर्डर लगा दो 40 का, तुम्हारा ऑर्डर मैच कर जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगी, तुम्हें वो शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम मार्केट से हटकर ऑर्डर लगाओगे तो तुम्हारा ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा अगर वो शेयर प्राइसेस आपके ऑर्डर की डायरेक्शन की तरफ मूव करें। ये थोड़ा सा मतलब ये नेचर ऑफ ऑर्डर, ये आई थिंक जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने जाओगे ना, वो आपको सारे प्रोसेस समझा देगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको भी बता सकता है, ये आपको ब्रोकर सारा समझा देगा। अच्छा अगला सवाल क्या है? अच्छा ये असलान असगर साहब कह रहे हैं जी, assuming the return percentage in longer period, what about mutual funds? They are even safer than shares. देखिए म्यूचुअल फंड, अच्छा ये शिरोज पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करनी है तुमने? हाँ मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात ही करूंगा। म्यूचुअल फंड देखिए डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्राइमरीली म्यूचुअल फंड दो होते हैं, एक जो फिक्स्ड इनकम मतलब ये जो बॉन्ड्स वगैरह में काम करते हैं, और दूसरा जो शेयर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों का मिक्स होते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी काफी सिमिलर होती है। दे मेक अ बास्केट ऑफ शेयर्स, जिस तरह स्टॉक इंडेक्स की वेटेड एवरेज होती है, उस तरह वो भी अपना एक वेटेड एवरेज शेयर्स की बास्केट बना लेते हैं। और जनरली म्यूचुअल फंड का रिटर्न जनरली स्पीकिंग आमतौर पर मार्केट के आसपास ही होता है। तो अगर आपको लेट से लगता है कि आप खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ना ही आपका थोड़ा डर भी है, और आपका लेट से इतना वो खास इंटरेस्ट भी नहीं है, तो देन म्यूचुअल फंड इज फाइन टू, मतलब इसमें थोड़ा आप ऑब्वियसली वो अपना कट लेंगे, वो 3% आपको चार्ज करते हैं एसेट मैनेजमेंट की फीस, आपको प्रॉफिट कुछ नहीं चार्ज करेंगे, मतलब लॉस भी होगा नुकसान भी होगा, आपको 3% देना ही देना है उनको, लेकिन उनका रिटर्न जनरली मार्केट के आसपास ही होता है। ठीक तो है, आप अच्छा हम कह सकते हैं मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड की रिलायबिलिटी के ऊपर छोड़ दें? हाँ आपको बड़े म्यूचुअल फंड की, किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड की रिलायबिलिटी के ऊपर छोड़ दें। वंस अगेन द बिगर इज द बेटर इट इज। तो लेकिन एक मसला है, एक म्यूचुअल फंड का एक मसला भी है, वो भी है, हम मेरे ख्याल में शेयर कर लें तो बेहतर है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो ये आपने डिसीजन लेना है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, मैं स्टॉक से पैसा निकालूं। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पैसे नीचे जा रहे हैं तो तब भी आपने ही डिसीजन लेना है कि मैंने पैसे बाहर निकालने। म्यूचुअल फंड वाला खुद नहीं तुम्हें कहेगा भाई तुम लुट रहे हो, निकाल लो पैसा। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड कमाता नहीं है आपके कमाने से, वो आपको एसेट मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है। आपने 100 रुपए दिए, वो आपको हर साल 3 रुपए काट लेगा उसके अंदर, ठीक है। अब जहां तक म्यूचुअल फंड है ना, उसने हर वक्त मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो मार्केट का रिटर्न ट्रैक करता है, तो मार्केट को ऊपर की तरफ भी करेगा, नीचे की तरफ भी करेगा। सो ये एक म्यूचुअल फंड के साथ इशू जरूर होता है। ठीक है, तो इसमें आपने विजिलेंट रहना है कि यार स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है
तो मैं म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालूं। खैर म्यूचुअल फंड में हम बाद में भी कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा एक हसीब साहब ने क्वेश्चन पूछा है, मेरे भाई हैं, भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज के नेम शेयर कर दें जो अच्छा डिविडेंड देती है। अच्छा डिविडेंड, देखिए डिविडेंड बहुत कंपनी देती है। आई थिंक आपका सवाल ये होगा कि डिविडेंड यील्ड किसकी ज्यादा है, डिविडेंड यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एमसीबी की काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। आई थिंक एमसीबी की भी इस वक्त 10% के करीब यील्ड है। अपना मिजान की होपफुली अच्छी यील्ड हो जाएगी, 8-9% के करीब। आई एम श्योर मिजान की भी यील्ड हो जाएगी स्टेट के ऊपर। नहीं, हम अदर देन बैंक्स करते हैं ना डिस्कस। अदर देन बैंक्स, अगर हम अदर देन बैंक्स की बात करें तो फर्टिलाइजर फौजी फर्टिलाइजर की इस वक्त 11% यील्ड है, ठीक है। इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर की इस वक्त 12% यील्ड है। सारे फर्टिलाइजर्स की ऑयल सेक्टर की भी यील्ड अच्छी है। ऑयल सेक्टर की भी यील्ड अच्छी है। ऑयल सेक्टर की 9% पे यील्ड चल रही है। तो आपको 9-10% की यील्ड ऑयल और बैंक्स और इसमें क्या कहते हैं फर्टिलाइजर के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर मिल जाएगी, और ये आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। अच्छा गाइस, ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं ना डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर परसेंटेज रिटर्न कितना है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। ये सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न है, शेयर प्राइस का जो प्राइस एप्रिसिएशन है उसके अलावा है। हाँ, इसमें प्राइस एप्रिसिएशन शामिल नहीं है। ये प्राइस एप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड यील्ड जो हर दफा आपको हर साल मिलना है। तो ये जो ऑयल सेक्टर है, ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर ये 2 क्वार्टर के ऊपर पाबंदी है, वरना बैंक्स, ऑयल सेक्टर और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है ये हर साल डिविडेंड देते हैं। अगर आप डिविडेंड आईबीपीएस बस रिसेंटली कुछ उनका मसला चल रहा है जो गवर्नमेंट वाला है, उसके अलावा वो भी अच्छा डिविडेंड देती थी हमेशा। जी सेकंड सवाल पर और अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन को देख लेते हैं जी। उसके बाद अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ऊपर जरा डिटेल में हम बाद में कर लेंगे। हाँ, ये डिटेल क्वेश्चन है आपका। ये हसनैन साहब का क्वेश्चन है, विल इट बी सॉरी क्वेश्चन ऊपर निकल गया, हेल्पफुल टू डू सीएफए बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। भाई फिर तुमने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सीएफए करते करते उम्र निकल जानी है, 3 साल तो सीएफए करते लग जाता है। सीएफए का ये मतलब नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में गुरु बन जाते हो। क्वाइट ऑनेस्टली मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी नहीं किया और मेरे से बेहतर इन्वेस्टर है, ठीक है। तो दिस इज मेरे ख्याल में अच्छा इन्वेस्टर बनना का इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पैशन, कितने पैशनेट हैं आप पैसे के मामले। एग्जैक्टली, ये आप किताबी चीजें जितनी भी रट लेंगे उससे आप पैशन नहीं निकाल सकते, और ना ही वो आपको ऐसा जितना कुछ मतलब अश्योर आपको चीजें सिखाएगा, स्किल्स देगा, लेकिन अगर जब तक आपका पैशन नहीं होगा उस स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए तो उसका वो खास फायदा भी नहीं होगा। लेकिन हम शेरोज ये कह सकते हैं, द गाइज हु आर डूइंग एसीसीए, सीएफए एंड सीए, उनके पास एक एडवांटेज है, उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन वो तभी एडवांटेज होगा अगर वो पैशनेट होंगे, उसको यूज भी करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, आपके पास टूल्स आपको मिल जाते हैं। सीएफए एंड एसीसीए विल गिव यू ऑल द टूल्स टू इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आप दुनिया के किसी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को इशू नहीं होगा इन्वेस्ट करने का या समझने का कि वो कैसी चीजें वहां पे काम करती हैं, लेकिन आपको पैशनेट होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, फहद ने क्वेश्चन पूछा टेक्निकल एनालिसिस का। फहद मैं बताता चलूं, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करेगी, तब आप सीखना हो तो आप सीख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और ओवर द लॉन्गर पीरियड करनी है, तो टेक्निकल एनालिसिस की ऐसा आपको जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ही कमाते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जी, कुछ ये लोग पूछ रहे हैं कि कुछ रेशियोज ऐसी हो जो हमें सीखनी चाहिए, जो पता हो। देखिए ये जरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आई थिंक अकाउंटिंग स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है। दिस इज द सेशन इस तरह कंडक्ट किया जा रहा है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग बिल्कुल बेसिक्स आती है, व्हिच आई नो इट्स नॉट द केस। लेकिन जो डिस्कशन है ना कि रेशियोज क्या देखने चाहिए या फंडामेंटल्स क्या देखने चाहिए, वो फिर एक अलग और काफी ब्रॉड टॉपिक, उसका एक अलग सेशन करना चाहिए कि किस तरह कंपनी आइडेंटिफाई करे रेशियोज वगैरह इस्तेमाल करके। वो इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता उसका। ठीक है। अच्छा, मैं भी कुछ आंसर दे सकता हूँ कि अगर आपने रेशियोज देखनी भी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज में, तो एक चीज ये देख लीजिएगा रेशियोज के बारे कि आप 2-3 रेशियो हैं जो बड़ी फेमस हैं, आप वो ध्यान में रखें। एक तो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी है, और दूसरा प्राइस अर्निंग रेशियो है। जो इनसे फेमिलियर है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन ईपीएस
देखते वक्त एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं बैकवर्ड लुकिंग गुजरे हुए साल की, तो वो आपको खास फायदा नहीं देगी। अर्निंग्स देखनी है और देखना है कि अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आना है अगले सालों में। बस ये चीज एक जेहन में बिठा लो। लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी लास्ट ईयर की अर्निंग है 20 रुपए पर शेयर, और तुम कहते हो यार 20 रुपए पर शेयर तो कुछ भी नहीं कमाया, मैंने नहीं फार्मा का ये शेयर खरीदना। लेकिन भाई कोविड आया है इस साल में, दवाइयां बिकनी है इस साल में, उसकी अर्निंग्स बढ़नी है इस साल में। अगर तुम ये देखोगे कि 20 रुपए की अर्निंग जम करके 30 या 40 रुपए में चले जाएगी, तो वो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, यार रेशो इस तरह से हेल्प कर सकती है। वरना हिस्टोरिकल एनालिसिस वाली रेशोज आपको खास फायदा नहीं देंगी। जब तक तुम्हें समझ आएगी रेशोज की, वो आप जैसे हजारों लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेकिन पैसे वही कमाता है ना जो फॉरवर्ड लुकिंग हो। पास का तो सबको पता है डेटा के, वो तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस के अंदर। अच्छा जी, कुछ उसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स की कंपनी से दूर रखें अपने आप को। सही ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। सही कह रहे हैं, दूर रखना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है और आउट भी हो सकता है। इसमें है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, पता नहीं आप लोगों ने किसी के आपके स्टूडेंट्स ने इत्तेफाक के आईपीओ में तो नहीं पैसे डाले थे। इत्तेफाक स्टील, वो नवाज शरीफ के कजन की कंपनी थी ना। नहीं कोई मसला नहीं, इस गवर्नमेंट में भी तो जहांगीर सिद्दीकी साहब की भी तो कंपनी है ना, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं दूर रहना चाहिए। बस देखें यार, इतनी अलग अलग से इतनी सारी कंपनीज हैं, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। आपको क्या जरूरत है पॉलिटिकल लीडर्स वाली कंपनी की? और पॉलिटिकल लीडर की कंपनी ज्यादा नहीं है, तो जो है बहुत थोड़ी सी है तो आप बहुत उनसे थोड़ी सी दूर रहें। कुछ शुगर कंपनीज हैं, बस उनसे आप दूर रहें। तो इत्तेफाक है, अगर गवर्नमेंट आ जाती है दोबारा से नून लीग की, तो उसमें इन हो जाना 2-7 सालों के लिए, वरना आउट हो जाना। आई थिंक ये वाला सवाल का जवाब जरूरत ही नहीं है। आर्मी की कंपनीज रिलायबल हैं यार, देखें रिलायबल है, जाहिर बात है। ये कैसे तो फजूल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा गाइस अगर किसी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हमने शिरोज को कैसे फॉलो करना है। यार मैं आई थिंक ये स्टॉक टिप के लिए ढूंढ रहे हैं। देखिए यार, हम में से कोई यहाँ पे, मैं तो पर्सनली स्टॉक टिप्स किसी को नहीं देता, ठीक है। देखिए शिरोज को फॉलो करने से बेहतर है आप अपना पैशन डेवलप करें स्टॉक्स के बारे में। फिर हमने देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था शिरोज से। ये सारे क्वेश्चन ना हम पहले डिस्कस जब मैंने इसे किए थे, तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैंने लाजमी पूछना है कि जो गुरु है ना, स्टॉक गुरु, इनके बारे में क्वेश्चन लाजमी मैंने पूछा। जाहिर है मुझे पता था हमने क्या डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं तुम्हें, हम स्टॉक के गुरु बनना नहीं चाहते ना। मैं आपको कहता हूँ आप किसी स्टॉक के गुरु को फॉलो करें। रीजन क्या है? खुद से रिसर्च करो यार, खुद से चीजें देखो। कल तुम्हें किसी गुरु ने पैसे तुम्हारे बना दिए, तुमको कि छा गया, गुरु की वजह से पैसे डूब गए, फिर क्या करोगे तुम? और गुरु की वजह से पैसे डूबते ज्यादा है यहाँ पर इस मुल्क में। इस मुल्क के अलावा भी हर मुल्क के अंदर आपको पता ही है कि जो इन्वेस्टर के साथ धोखा देने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा है। तुम अमेरिकन मार्केट की एग्जांपल ले लो, तुम पाकिस्तानी मार्केट की एग्जांपल ले लो, तुम किसी भी मार्केट की एग्जांपल ले लो, लोग ढूंढते हैं आप जैसे मासूम लोगों को ताकि धोखा दे सके। मैं तो अच्छा है हम लोग एक यूट्यूब का चैनल बना लेंगे और फेसबुक का चैनल बना लेंगे और तुम लोगों को कहेंगे यार गुरुज को फॉलो करो। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था, हम यहाँ पर भी अपने आप को गुरु प्रेजेंट करते। हमने तो कोई गुरु प्रेजेंट नहीं किया। तो खुद से एक अपना एक वो पैशन बनाओ कि मैंने किस तरह से लेकर चला। क्योंकि देखिए ना, गुरु कोई तभी बनता है जब उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अगर वो इतना अच्छा गुरु है तो अपने पैसे डबल करें ना। अपने पैसे डबल कर ले, वो 1000 को अरब रुपए बना लेता है इस तरह, तो साल के 3-4 साल के अंदर तो वो चलें जी गाइस, अब आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और शरोज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह अगर प्लान बना तो हम किसी और टॉपिक के ऊपर दोबारा इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। व्हेन शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग? आप पहले मार्केट देखना शुरू करें और देखें जैसे ही आपको लगता है कि कोविड का कोई सोल्यूशन हल्का सा भी अगर आपको लगे कि नजर आना शुरू हो गया है, तो मार्केट में अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह। पाकिस्तान अकाउंट तो वैसे भी खोल लें, अकाउंट अभी से खोल लें, क्योंकि ये ना बाद में मार्केट अचानक से बढ़ जाए और आप अकाउंट खोलने के चक्करों में पड़े रहें। हाँ। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।